हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टोरी वाला में। आज हम इस वीडियो में गबन की कहानी के अगले पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसी दिन शव काशी लाया गया। यही उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मलबे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाग किया उन्होंने कि रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्राय सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकातुर रतन को ना घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंध जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता नहीं थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक नहीं था, इसलिए वह सजग रहती थी। पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात न होती। मानो ये चिंता मात आत्मा के प्रति आभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसे अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी भी बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध नहीं आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूट कर फिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक नहीं आया। पहले एक दावत टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट बताई थी, निकाले देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जवाब तक नहीं खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे। यह शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी। तभी वकील साहब के भतीजे का नाम मणिभूषण बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल था। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सब से उसने ऐसा मिलजुल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफ़ी पैदा की कि रतन को खबर नहीं, और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांव की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर कर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपये अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नजरों से देखा, उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ भी नहीं कह सकी। अब केवल महाराज रह गए हैं। उन्हें मणिभूषण ने भांग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगी। मेहरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसताना मिजाज है, कोई सौदा लाओ, कभी नहीं पूछते कितने का लाए। बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी। ये बेचारे कुछ नहीं बोलते। मेहरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए माली की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडलाया करती। रतन को जरा भी खबर नहीं थी कि किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊँ। वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहे तो ये बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया हो। सक पकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोले, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? मणिभूषण ने कहा, जी हाँ, कह रहा था।
कि अब हम लोग को यहाँ रहना व्यर्थ है। आपको लेकर चला जाऊँ तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ अच्छा तो होगा। तभी मणिभूषण ने कहा, काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखूं। उनको इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति अवकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही नहीं रहा हो जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिख कर रख गए हों। रतन ने कहा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। तभी रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण ने कहा, गांव की आमदनी कोई 3,000 साल की है, ये आपको मालूम है? इतना ही ना उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 250 से किसी महीनों में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब जो कहते हो बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या? तभी मणिभूषण कहता है, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया को 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। तभी रतन कहती है, बहुत अच्छा होगा। फिर मणिभूषण ने कहा, और ये बंगला बेच दिया जाए, इस रुपये को बैंक में रख दिया जाए। रतन ने कहा, बहुत अच्छा होगा, मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है? तभी मणिभूषण कहता, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणिभूषण ने कहा, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं, 1,500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं, मुझसे तो इस शहर में एक महीना भी ना रहा जाए। मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असोज मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभ चिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उनके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मालिनता और भिन्नता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह नहीं था, न ही किसी से शंका। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर नहीं मचाती। तभी सोटसी के बाद से जालपन ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। इन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती? मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वे बकबक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, तो कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखती। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर ले, क्योंकि इस बीमारी से बचने की आशा नहीं थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। जो ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के फाइल थे, यही उन्हें एक व्यसन था। चालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि किसी ताक पर अमरनाथ के विषाद और मुहरे रखे हुए हैं। उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई और ऊपर गई और कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही नहीं था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि किसी आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती तो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने ये नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे, उन्हें तो एक दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले, उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए भी न मिले तो इतना तो संभव है कि हल करने वालों में उनका नाम भी कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं, पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी अधेड़
बुन में वह आज रतन से ना मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी ना गई तो उससे रहा ना गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक नहीं थी, कहीं जीवन नहीं थे, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। तभी कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपन उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं नहीं आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना, तुमने मुझसे न कहा? मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है, यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया, ना जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए और 3 दफ़ा पानी पीने को, बस। और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, आपकी ना बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं, बचकर बचा। ऐसा ऐसा रंगेदू कि वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ हैं, हाकिम हैं, राजा है, रंग है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं, फिर क्या चिंता है। वहाँ भी अहलमद हो जाऊंगा, मज़े से अखबार पढ़ा करूँगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वह खड़ी नहीं रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। तभी रतन ने अपराधी नजर से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी के मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और इसे हंसी सूझती है। अब वहाँ नहीं जाऊंगी, न ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे नहीं रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वे अपने मन को इस उच्च श्रृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपन उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर आता है तब तो यह और भी उल जुलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था? न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रट जाते थे, पेट भक हो गया, पेट भक हो गया। आओ कमरे में चले। रतन ने कहा, मेरे साथ नहीं चलोगी? जालपा ने कहा, आज तो नहीं चल सकूंगी बहन, कल आओगी क्या? कह नहीं सकती, दादाजी का कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं कि अब यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो। बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दिशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं नहीं जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता नहीं चल जाएगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं नहीं जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम नहीं लेना। रतन की भी आंखें भर आई। बोली, मुझसे भी वहाँ नहीं रहा जाएगा, सच कहती हूँ। मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ, नहीं जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहाँ क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है।
हम दोनों के गुजर के लिए काफ़ी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपन ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उसकी कह सुनाई मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव का व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो। रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा हो तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला, मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा नहीं होगा। तो जालपा ने कहा, तो तुम्हें आशा है? पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी तो मैं आज खत लिख रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहाँ का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालय में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। तो प्रजा मित्र को ही लिखूंगी, लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या होगा? होगा क्या, 50 रुपए ही तो ले जाएगा। दमड़े की हांडियां कोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो मैं तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपन ने निमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूं? कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागीश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे, तुम्हारे पाँव में ये क्या उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मैसर, मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरने तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना फेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलता ही नहीं। रतन ने चंबे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन, बहुत पाँव भर तो 2-3 दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं कौर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उन्हें उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गौ है, उनके पास घड़ी भर बैठना गौ नहीं। रतन जाकर जात के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जात न चलता होगा माँ जी, लाओ थोड़ा सा गेहूँ मुझे दो देखूँ तो। जाकेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। तभी रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी। मेरी अम्मा लाओ थोड़ा सा गेहूँ, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूँ तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूँ घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए मैं भंडारे में देखूं। गेहूँ होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडी में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूँ निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूँ निकाल लिया और खुश 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 चक्की पर जाकर पीसने लगी। जाकेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जाट पर बैठी गेहूं पीस रही है, उठाती हो उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी ने बेवस्था से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मगन थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जाट लड्डू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, पूरी आटा महीन हो नहीं, पैसे न मिलेंगे। रतन को सुनाई नहीं दिया, बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपे ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसता, नहीं पैसे नहीं पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस तुम बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा ने कहा, धेले शेर। रतन ने कहा, धेले शेर सही। तभी जालपा ने कहा, मुँह धो आओ, धेले शेर मिलेंगे। तभी रतन कहती है, मैं यह सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। जालपा कहती है, आ जाओ, मैं भी खिंचा दूँ।
रतन बोलती है, जी चाहता कोई जात का गीत गाऊं। जालपा बोलती है, अकेले कैसे गाओगी जागेश्वरी से। अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाए, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जाट पर जाकर बैठी और दोनों जात का यह आनंद लेने लगी। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मगन होकर चहक रही हों। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर नहीं जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। वह उन टोकरों को उठा उठा कर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश की सेट रख देता तो 2 दैनिक पत्र भी मांगने लगा। दुकान चल निकली। उन्हें 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकाल कर 3-4 रुपए बच रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए नहीं थे वो मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आ गई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वह टालता आया था अब अबाध रूप से आने लगी। देवी दिन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गू के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियाँ लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तो क्यों जान देती है। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा। फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी दल्ली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह नहीं होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतार कर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भाप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टपते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह नहीं मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को ना सही रात को तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को नहीं पकड़ लेती। फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। जो मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा। रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी कोई कांस्टेबल नहीं आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा हो कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यह सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है, या और सभी सामने ताक रहे हैं। कोई यो सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता नहीं था। उस पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमन ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबल ने सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। तभी रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब
बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया और बंदी भी कितनी बेतुकी, एक टीले सा ऊपर उड़ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़ावेगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी। ये उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। वह शायद सम्मान में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जाल पर तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा नहीं होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा ही विकृत हो गया। उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों के भी मंजी हुई आंखें क्यों चूकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो मनी चोर न होए तो तुमरी टांगर निकल जाई, कस चोरन की नई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमों का हो ही रहा है। फुरे कह पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है। रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे, मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं, तुम शाह हो। नाम क्यों नहीं बताते। रमा ने एक छड़ागा पीछा में पड़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है। घर, हाँ घर ही पूछते हैं, शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला। रमा शाहजहांपुर नहीं गया था, न कोई कल्पित नाम ही से याद आया कि बता दे। तो साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सपूनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बांगले झाँकने लगे। महीनों में तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसे रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है। कांस्टेबल ने सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वही थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदरियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती है। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दिन इस समय अफीम लेकर लौट आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रामानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हैं जमादार, यह क्या करते हो। यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो। तीनों कांस्टेबल देवी दिन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं, या कब से। देवी दिन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है। देवी दिन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया नहीं होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है, तुम हो मिले हो, नाव कहीं ना ही बतावत हो इनका। देवी दी ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रौब न जमाना पांडे, समझे, यह धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते। देवी दी ने कातर नजरों में रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है, या कुछ और ये हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा, रमानाथ या हीरालाल। ये दोनों एक घर का, एक ससुराल का। तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, नाव है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुए गवाह। दर्शकों में कानाफासी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलाजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशल दिखाई थी। इस तरह से झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी नहीं हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि या न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दिन का पता नहीं था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या सहारा भी हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।